तो कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कंटेंट प्लस पीवाईक्यू जो सीटेट ने अपने प्रीवियस ईयर में पूछे 2019 से लेकर 2024 के दिसंबर तक के सारे पीवाईक्यू मैं आज की इस वीडियो में कराने वाला हूं। ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं। ये हमारा चैनल है, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और जितने भी प्लेलिस्ट के लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाके उन वीडियोस को भी, जैसे कि प्याजे, कोलबर्ग, वाइगॉस्की, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, सभी का हिंदी और उसका जो है मैं बेसिकली मैं बाइलिंगुअल वीडियो बनाता हूँ, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लाई गई हैं और ये इसको लाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी है वो भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको फर्स्ट पॉइंट में मिल जाएगा। भारत की शिक्षा नीति में बदलाव लाने के लिए नई शिक्षा नीति को लाया गया, यानी कि जो हमारी भारत की जो आपने जो मतलब शिक्षा प्रणाली को देखा होगा, फॉर्मेट को देखा होगा, बहुत अजीब सा है। मतलब 10 साल बच्चे पढ़ाई करते हैं, फिर 2 साल पढ़ाई करते हैं, फिर 3 साल पढ़ाई करते हैं ग्रेजुएशन में। तो मतलब ये जो स्ट्रक्चर था ना, काफ़ी पुराना हो गया था। इसमें जो है ना इम्प्लीमेंट करने की भी ज़रूरत थी। तो इसलिए जो है इस नई शिक्षा नीति को जो, और काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें खामियां भी हमें अपने जो है शिक्षा नीति में देखने को मिल रहा था। तो इसलिए जो हमें नई शिक्षा नीति 2020 को लाने की आवश्यकता पड़ी। और इसको कौन और इसके अध्यक्ष कौन थे और किसके नेतृत्व में ये रिपोर्ट बनाई गई थी वो भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन जो कि अध्यक्ष थे, इनके ही लीडरशिप में, नेतृत्व में जो ये रिपोर्ट जो है 31 मई 2019 को जो है ये बनाया गया और 29 जुलाई 2020 को जो इसको लागू कर दिया गया है। ये मतलब लागू तो कर दिया गया, लेकिन संपूर्ण रूप से जो है भारत में अभी तक लागू नहीं हुआ है। कहीं कहीं स्टेट पे जो ये लागू हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले जो था मतलब अभी भी जो था है 10+2 को अब खत्म करके जो है अब कौन सी शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया? 5-3-3-4 को जो है अपनाया गया। 5-3-3-4 क्या है वो भी आगे मैं बताऊंगा। बेसिकली ऐसे समझ लो कि जैसे 10+2 आपने किया होगा, यानी कि 10 साल आपने स्कूलिंग की होगी, उसके बाद फिर 11वीं 12वीं की आपने, उसी प्रकार से तो ये है 5-3-3-4। इसके बारे में अभी डिटेल में आगे हम समझाएंगे, यहाँ पे बताने का कुछ बेनिफिट नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य बच्चों को समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। ये तो जो भी शिक्षा नीति आती है ये तो बेसिक पॉइंट होता है कि हमें जो है बच्चे का जो है समग्र विकास और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ये तो बेसिक पॉइंट है। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 का जो मुख्य उद्देश्य है 2 करोड़ विद्यार्थी जो घर में बैठे हुए हैं उनको जो है क्या करना है? स्कूल लाना है, उनका जो है दाखिला करवाना है, उनका जो है नामांकन करवाना है। अगर हम बात करें कि कुल अभी तक में कितने एजुकेशन पॉलिसी आ रखे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो टोटल 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी तक में बन चुका है और जो लेटेस्ट वाला है वो 2020 वाला है। तो 1968 में आया था, 1986 में और 2020 में। चलो भाई अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कितने स्तरों में शिक्षा को विभाजित किया है? अभी पीछे मैंने आपको बताया है। तो टोटल 4 स्तरों में शिक्षा को विभाजित किया है। ये देखो कहाँ गया, 5-3-3-4। तो कितने हो गए? 5-1-2-3-4। टोटल 4 स्तरों में जो है शिक्षा को विभाजित किया और पहले कितना था? 10+2 था। चलो भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य बताना है आपको। केवल शिक्षा परिणाम को सुधारना। केवल वाले तो आंसर बिल्कुल गलत ही हो जाता है, 98% के करीब। सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना, एक समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, केवल उच्च शिक्षा पर जोर देना। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि एक समग्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ये भी दिखाऊं क्या? चलो भाई ये भी दिखा देते, क्या दिक्कत आ रही है? इस वाले स्लाइड में नहीं है, ये देखो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य। ठीक है भाई। चलो भाई मैं आपको साथ के साथ सारा जो है सबूत भी दिखाता जाऊंगा। देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन। बेसिकली सीटेट का एक पर्टिकुलर टॉपिक है जो कि मैंने करा रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हो। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ समावेशी शिक्षा क्या होता है। देखो भाई इसमें बेसिकली क्या होता है कि बच्चों की जरूरत के अनुसार उनको शिक्षा देना, बच्चों को कक्षा में अलग नहीं करना और शिक्षा प्रणाली में बदलाव करना, ना कि बच्चों में। कहने का मोटा मोटा अर्थ ये है, अगर कोई बच्चा विकलांग है और यदि कोई बच्चा नॉर्मल है तो दोनों को एक ही स्कूल में लेके आओ, दोनों को समावेशित रूप से, इंक्लूसिव रूप से जो है शिक्षा दो। दोनों में अलग अलग नहीं करना उनको, हमें अलगाव की स्थिति नहीं उनमें जो है बढ़ानी है। और अगर बच्चे में कोई भी कमी है तो हमें क्या करना है? शिक्षा प्रणाली में, स्कूल में बदलाव करना, ना कि बच्चों में। आपने देखे होंगे कि रैंप लगे रहते हैं आजकल स्कूल, नॉर्मल स्कूल में भी। अगर आप दिल्ली जैसे सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो वहाँ पे रैंप लगे रहते हैं। रैंप किसके लिए लगे रहते हैं? ताकि जो विकलांग बच्चे, व्हील चेयर पे जो बच्चे आ रहे हैं
वो जो है ईजिली वहाँ पे एक्सेसिबल कर सके। तो ये होता है समावेशी शिक्षा, जहाँ पे सभी प्रकार के बच्चे आके शिक्षा ग्रहण करें। चलो भाई, अब हम बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति 2020 की संरचना। यानी कि आप सभी को फॉर्मेट के बारे में तो पता है, 10+2 का फॉर्मेट जो है हमारे टाइम में हुआ करता था। लेकिन अब जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 से लागू हुई है, उसका जो फॉर्मेट है वो थोड़ा चेंज हो गया है। अभी तो संपूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है, ऐसी संभावना है कि 2030 तक संपूर्ण रूप से पूरे भारतवर्ष में लागू हो जाए। लेकिन फिर भी आपको जो है इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो है मैंने इस फॉर्मेट को ले रखा है और आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो देखो भाई, मैंने अभी पीछे भी आपको 5-3-3-4 का फॉर्मेट बताया था, तो 5 क्या है वो अब मैं बता देता हूँ। 5 को इन्होंने मूलभूत चरण यानी कि फाउंडेशनल पीरियड में रखा है। इसमें क्या होता है कि इस चरण में 3 से 8 साल तक के बच्चे आते हैं। इसमें शुरुआती 3 साल जो बच्चे होते हैं वो बाल वाटिका या प्री स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो खेलों के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके बाद पहली और दूसरी कक्षा में वो जाते हैं। कहने का मोटा मोटा अर्थ ये है कि शुरुआती जो 5 साल है, इसमें जो बच्चा जो है बच्चे की जो पढ़ाई है वो 3 साल से शुरू हो जाएगी। 3 साल में क्या होगा, 3, 4, 5 यानी कि 3 साल वो जो है बाल वाटिका में पढ़ेगा, प्री स्कूल में पढ़ेगा, खेल के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करेगा और उसके बाद जो पहली और दूसरी कक्षा है, और पहली और दूसरी कक्षा जब वो 6 साल का हो जाएगा तो वो पहली कक्षा में जाएगा और 7 साल में दूसरी कक्षा में जाएगा। ठीक है भाई, तो ये पूरा मूलभूत चरण हो गया 5 साल का। उसके बाद है, इसमें बच्चे के मातृभाषा पे अधिक बल दिया जाएगा और बहुभाषिकतावाद यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये जो हो गया, ये आपका जो है फाउंडेशनल पीरियड हो गया, ये 5 साल का। अब चलो हम 3 साल पे चलते हैं। अब 3 साल नहीं, उससे पहले हम एक क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार छात्रों की शिक्षा के लिए कितने वर्ष का प्रारंभिक चरण तय किया गया है? तो अभी बताया मैंने 5 साल का। सेकंड क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं? शिक्षा के माध्यम के बारे में क्या निर्देश दिए गए हैं? तो ये कुछ जो है मतलब दे रखे हैं, इनको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट में। सभी कक्षाओं में अंग्रेजी को प्राथमिक भाषा के रूप में अपनाना, नहीं ऐसा नहीं है। मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिक भाषा के रूप में अपनाना, चलो भाई देख लेते हैं। केवल हिंदी को शिक्षा का माध्यम बनाना, देखो भाई पॉसिबल नहीं है। 21st सेंचुरी के हिसाब से सिर्फ हिंदी में ही बच्चों को पढ़ाना, हिंदी में ही हर चीज़ को करना पॉसिबल नहीं है। इंग्लिश होना बहुत ज़रूरी है और भी 2-3 लैंग्वेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकतावाद को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? इसीलिए दिया जा रहा है कि जो है बच्चे दूसरों से कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि हर किसी को हिंदी नहीं आता। अगर आप किसी अदर स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे एक कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप नहीं कम्युनिकेट कर पाओगे। उसके बाद है, सभी भाषा को समान रूप से लागू करना। देखो, सभी भाषाओं को समान रूप से लागू हम नहीं कर सकते हैं। अगर आप कहोगे ना हिंदी को भी लागू कर दो, इंग्लिश को भी लागू कर दो, फ्रेंच को भी लागू कर दो, सभी भाषा को हम समान रूप से लागू नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो देश है ना वो विभिन्न भाषाओं वाला देश है। तो यहाँ पे सभी भाषाओं को हम लागू नहीं कर सकते। तो इसका करेक्ट आंसर अभी मैंने पीछे ही आपको बताया था, ये देखो कहाँ गया, हाँ, बच्चे के मातृभाषा पे अधिक बल दिया गया है। यानी कि इसका भी जो करेक्ट आंसर है मातृभाषा। यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में शिक्षा के माध्यम में क्या निर्देश दिए गए कि हमें भाई बच्चे के मातृभाषा पे अधिक जोर देना है, उसके बाद हमें उसको जो है दूसरी लैंग्वेज सिखानी है। उसके बाद जो है प्रारंभिक चरण आता है। अभी हमने जो है पीछे 5 साल का हमने पूरा देख लिया कि बच्चे 5 साल में क्या करेंगे। जब बच्चा 3 साल का होते ही 3 साल के लिए यानी कि 3, 4, 5 साल तक जो है बच्चा प्राइमरी स्कूल में जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा, उसमें खेल के माध्यम से सीखेगा। उसके बाद जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है तो उसको हम पहली कक्षा में डाल देंगे, 7 साल में दूसरी कक्षा में डाल देंगे। उसके बाद जब बच्चा 8 से 11 साल तक का होगा उसको जो है हम किस में डालेंगे, तीसरी, चौथी, 5वीं में। इनमें ये कक्षाएं शामिल है। इसको हम प्रारंभिक चरण यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चे को हम प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए। इसमें बच्चे के भाषा व अंक गणित के कौशलों को जो है हम विकसित करते हैं, ताकि बच्चे को जो है मतलब 10वीं 12वीं में चला जाता है, उसको बेसिक कुछ मतलब पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें हम बच्चे के क्लियर करेंगे। और इसमें गतिविधि यानी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाएगा ताकि बच्चे के बेसिक्स क्लियर हो जाए। यानी कि अगर उसके बेसिक्स क्लियर होंगे तभी आगे जाके वो जो है क्या करेगा, ग्रो कर पाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे 10वीं में चले जाते हैं, उसको हिंदी नहीं पढ़ना आता है, बेसिक जोड़ घटाव नहीं करना आता है, तो फिर वो अलजेब्रा मेंसुरेशन के सवाल कैसे सॉल्व करेगा, आप खुद सोचो। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस मुख्य बात पर ध्यान केंद्रित करती है? तो ये कुछ मुख्य बातें हैं, देख लो इनमें से कौन सी मुख्य बातों पे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है केंद्रित करती है। पठन, लेखन और अंक ज्ञान पर, बुनियादी साक्षरता तथा अंक ज्ञान पर, केवल अंकीय संकल्पनाओं पे या गणितीय संकल्पनाओं पे। तो ये तीसरा चौथा तो कट हो जाएगा। तो अब मेरे को बताओ पहले में से और दूसरे में से करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड है, बुनियादी साक्षरता तथा अंक
तथा अंक ज्ञान पर। ये देखो अभी मैंने पीछे ही बताया, बेसिक्स को हम बुनियादी साक्षरता को और अंक ज्ञान को जो है हम क्या कर रहे हैं, उनके कौशल को विकसित करेंगे ताकि वो जब 10वीं 12वीं में जाए तो उसको बेसिक पढ़ना लिखना आ जाए, ताकि जो बड़े सवालों को करने में सक्षम हो। बुनियादी साक्षरता का मतलब ही होता है कि बेसिकली उसके जीवन में जो वो साक्षरता काम है, जैसे कि प्लस हो गया, माइनस हो गया, किसी सब्जी वाले के पास जाओगे तो वो कुछ माइनस प्लस करके आपको दे रहा है तो वो आप उसको समझ सको, तो उसको हम बुनियादी साक्षरता बोलते हैं, जो आपके जो डेली लाइफ के उसमें जो है काम आए। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य चरण। अब जो है मध्य चरण कितने साल का होगा, वो भी जो है 3 साल का होगा। मिडल स्टेज इसको हम बोलेंगे। इस चरण में 11 से 14 साल तक के जो बच्चे आएंगे, और इसमें कक्षाएं कौन कौन सी शामिल होगी, 6ठी 7वीं 8वीं, यानी कि 5वीं कक्षा तक की जो है हमने पीछे देख लिया था। उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं को इसमें हम शामिल करेंगे। इसमें बच्चों को जो है सभी विषयों का जो है ज्ञान दिया जाएगा जैसे कि दिया जाता है। और बच्चों को व्यावसायिक शिक्षण, इसमें एक चीज बहुत नई चीज आई है, इसमें जो है हम बच्चों को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। इससे क्या होगा कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे ना, जब वो मतलब 12वीं पास करेगा तो वो अपना खुद का स्वयं रोजगार कर सकता है और उसको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज की गई है इसमें, ताकि बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपने जीवन यापन कर सके। इसी चरण में बच्चे को कोडिंग की भी जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि बच्चे 21वीं शताब्दी के कौशल भी अपने अंदर विकसित कर सके। यानी कि आप सभी को पता है कि आजकल HTML, जावा, C++, ये जो कोडिंग लैंग्वेज होती है इनकी कितनी ज़्यादा पॉपुलर, मतलब कितना ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। उसके बाद जो लास्ट होता है वो होता है हमारा माध्यमिक चरण, यानी कि सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज बेसिकली 4 साल का होगा। इसमें 14 से लेकर 18 साल तक के बच्चे इसमें जो है आएंगे। और इसमें कौन कौन सी कक्षाएं शामिल की गई है, तो इसमें 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं कक्षाओं को शामिल किया गया है। इस चरण में जो बच्चा अपने हिसाब से स्ट्रीम का चयन करेगा। अब जो मतलब पहले होता था ना कि वही जितने मार्क्स आ रहे हैं उस हिसाब से आपको जो है स्ट्रीम मिलेगा, लेकिन नहीं, अब आप अपने हिसाब से स्ट्रीम का चयन करोगे। आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इस चरण में बच्चे के सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे, जैसे कि पर सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो पर सेमेस्टर जो है आपका एग्जाम होगा। पहले सेमेस्टर में जो है बहुविकल्प प्रश्न यानी कि MCQ बेस होंगे, और दूसरे में जो है व्यक्तिपरक आधारित यानी कि सब्जेक्टिव बेस होंगे, यानी कि लिखने वाला होगा। आपका मतलब पहले कैसे होता था, हमारे टाइम में भी और आपके टाइम में भी, कि होते तो हमारे में भी सेमेस्टर बेस ही एग्जाम थे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, SA1 SA2 हम बोलते थे। तो उन दोनों में ही क्या होता था कि दोनों में हमें लिखना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक अच्छी चीज आ गई कि इसमें MCQ बेस होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा, और जो लास्ट सेमेस्टर होगा वो सब्जेक्टिव बेस होगा। चलो भाई, अच्छी चीजें आ रही है, अभी क्या कर सकते हैं, हमारे टाइम में तो थी नहीं। अब 21वीं शताब्दी के कौशल यानी कि 21st सेंचुरी के स्किल कौन कौन से होते हैं वो देख लो, जो हमें बच्चे में जो है क्या कर रहे हैं, डेवलप करने। अगर इनमें से अगर एक दो स्किल भी अगर बच्चे में डेवलप हो गया ना, तो बच्चे के तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे। पहला है नेतृत्व और जिम्मेदारी। बच्चे को जो है किसी चीज का जो है क्या करना है, नेतृत्व करना आना चाहिए, उसको जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए। उसके बाद है आलोचनात्मक सोच, यानी कि बच्चा जो है क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग करेगा तो वो नई नई चीजों का आविष्कार करेगा, नई नई चीजों के ऊपर सोचेगा। उसके बाद मीडिया साक्षरता, उसको मीडिया की लिटरेसी होनी चाहिए। जैसे कि मीडिया लिटरेसी में क्या हो गया, जैसे ये फोन वगैरह हो गया, आजकल तो खैर ये सारी लिटरेसी सब में होती है। कोई अफवाह में ना वो पड़ जाए, कौन सा र्यूमर है कौन सा अफवाह है उसको मालूम होना चाहिए सारी चीजें। उसके बाद है सामाजिक कौशल होने चाहिए, यानी कि सोशल स्किल होने चाहिए कि दूसरों से हम समाज में किस प्रकार से इंटरेक्ट करें, कैसे हम इंटरेक्शन करें, हम दूसरों से कैसे सामाजिक संपर्क बनाए, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है संचार कम्युनिकेशन। बच्चे को जो है कम्युनिकेशन करना आना चाहिए दूसरों से। अगर आप गाँव देहात की तरफ जाओगे तो वहाँ पे अगर आप बच्चों से पूछते हो ना कि बेटा आपका नाम क्या है, तो क्या है वो हंस के भाग जाएंगे, उनको कम्युनिकेशन ही नहीं आ रहा है। जबकि स्कूल तो वो भी जाते हैं। उसके बाद बच्चे के अंदर रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो कॉपी पेस्ट करके कहीं भी चिपका रहा है, उसके अंदर खुद की रचनात्मकता होनी चाहिए। वो जो है कोई भी काम करे तो वो अपनी रचनात्मकता से करे। उसके बाद जो बच्चे के अंदर जो है सहयोग की भावना, कोलैबोरेशन हो, दूसरों से जो है सहयोग करके जो है कोई भी काम करे। ऐसा नहीं हो कि वो अलगाववादी की तरफ जो है वो जाए, ऐसा बच्चे के अंदर नहीं होना चाहिए। बच्चे जो है सहयोग की भावना होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी साक्षरता यानी कि टेक्नोलॉजी लिटरेसी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। बच्चे को कंप्यूटर वगैरह चलाना आना चाहिए। उत्पादकता का मतलब हो गया प्रोडक्टिविटी, यानी कि बच्चे को हमें मतलब इस स्तर पे सक्षम बनाना है कि वो जब बड़े हो तो क्या करे, वो किसी चीज का उत्पाद कर सके, कोई प्रोडक्ट बना सके। और ये आपको जो स्कूल प्रोजेक्ट के रूप में भी जो है आपको देना है बच्चों को। उसके बाद सूचना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपने सुना ही है, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिमांड चल रही है, तो ये भी होनी चाहिए। लचीलापन,
उसके बाद जो है वैश्विक जागरूकता, ग्लोबल अवेयरनेस के बारे में पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई उसके बगल में बॉम्ब गिरा है, उसको पता ही नहीं है कि भाई हमारे बगल में बॉम्ब गिरा है। जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा ना हो कि उसके बगल में बॉम्ब ही गिर जाए। मेरे कहने का मतलब है कि दुनियादारी क्या हो रही है और अमेरिका में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, कौन सी क्रांति चल रही है, क्या चल रही है, कौन सी लड़ाई, कौन सा शीत युद्ध वगैरह, ये सारी चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए। अब जो एक क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन जो है आप मुझे आंसर करोगे, इनमें से कौन सी 21वीं शताब्दी की कौशल नहीं है। अभी जो मैंने पीछे आपको 21वीं शताब्दी के 21st सेंचुरी की स्किल बताएं, इनमें से क्या नहीं है, तो ये आपके लिए है होमवर्क करोगे। चलो भाई, नेक्स्ट है हमारे शिक्षा के प्रकार। अब आगे हमारे की टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कितने टाइप्स के एजुकेशन होते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स के एजुकेशन होते हैं। कौन कौन से ये आपको मालूम भी होंगे, लेकिन अभी आप जो है भूल रहे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो होता है औपचारिक शिक्षा, जो आपने और हमने रेगुलर स्कूल जाके ली है, फॉर्मल एजुकेशन। एक होती है अनौपचारिक एजुकेशन। अनौपचारिक एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें ना हम स्कूल गए हैं, सिर्फ हम घर पे ही रह के जो हमने शिक्षा ग्रहण की है। कहने का मतलब है कि आप जो समाज में इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो भी तो शिक्षा ग्रहण ही करना हुआ ना। उसके बाद है निरौपचारिक, यानी कि आपने सुना है पत्राचार से 10वीं, पत्राचार से 12वीं, ओपन या डिस्टेंस मोड से, या इग्नू वगैरह, तो वो निरौपचारिक शिक्षा हुई। ठीक है, अब इन तीनों को ही जो है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि औपचारिक। इसमें प्रतिदिन क्लास होती है, हम जाते हैं, इसको करने से डिग्री और सर्टिफिकेट हमें मिलता है, ठीक बात है। और ये जो है अलचीली शिक्षा, यानी कि अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, आप कॉलेज नहीं जाओगे तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, और जो 75-80% का जो क्राइटेरिया होता है अटेंडेंस का, वो अगर फुलफिल नहीं करोगे तो आपको पेपर में भी बैठने से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये अलचीली शिक्षा है। उसके बाद है, यह शिक्षा कक्ष में ग्रहण की जाती है, यानी क्लासरूम में ग्रहण की जाती है। इसमें जो है समय, उद्देश्य व पाठ्यक्रम, करिकुलम पहले से ही निश्चित रहता है, यानी कि किस समय आप स्कूल जाओगे, आपके स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है, और आपका करिकुलम क्या होने वाला है, जो कि एनसीएफ के द्वारा पहले से ही निर्धारित होती है। उदाहरण के लिए विद्यालय या उच्च विद्यालय, यानी कि कॉलेजेस। ठीक है भाई। अब आगे हमारा इनफॉर्मल एजुकेशन, जो हम फॉर्मली तरीके से नहीं लेते हैं, उसको हम इनफॉर्मल, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा इसको बोलते हैं। यह जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। यह शिक्षा हम कहीं भी किसी भी रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। यह शिक्षा जन्म से लेकर मरण तक चलती है, और यह जो है लचीली शिक्षा। ये शिक्षा कौन सी है, वो भी देख लेते हैं भाई। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए हमें किसी भी प्रकार के विद्यालय या उच्च विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह शिक्षा हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालती है, और इसमें है इसमें हमें किसी प्रकार का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलता। नॉर्मल सी बात, अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, तो हमारा समाज थोड़ी हमें सर्टिफिकेट या डिग्री दे देगा। अगर दे भी देता तो उसकी मान्यता नहीं है कहीं भी। उदाहरण के तौर पर, हम यह शिक्षा हमारे घरों में, पड़ोसियों में, दोस्तों आदि जगहों से हम प्राप्त करते हैं। जैसे दोस्त बोलते हैं ना कि चलो भाई, आज तुझे मैं एक चीज सिखाता हूँ, और कई सारे अंकल बैठे रहते हैं पार्क में, बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ, थोड़ा देर को हम ज्ञान दे देते हैं, बेटा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो वो भी तो एक शिक्षा ही है ना, लेकिन वो अनौपचारिक शिक्षा है। लेकिन इसमें जो हमें किसी प्रकार का सर्टिफिकेट या डिग्री नहीं मिलता है, और इसका कोई उद्देश्य भी नहीं होता है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आगे हमारा निरौपचारिक शिक्षा, इसको हम गैर औपचारिक शिक्षा भी बोलते हैं, और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या होता है, इस शिक्षा में हमें केवल साल के अंत में पेपर देने जाना होता है। जैसे कि आपने डीएलएड या बीएड किया है, साल के अंत में आपका था तो रेगुलर, लेकिन आप जाते थे साल के अंत में एक बार सिर्फ पेपर देने। सॉरी, साल के अंत में, हाँ साल के अंत में, साल में तो एक ही बार पेपर होता है ना। और हम घर पर बैठे ही इसमें पढ़ाई कर लेते हैं। इसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार क्लास भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। हम दोस्तों से नोट्स मांग लेते हैं, भाई दे दे नोट्स। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद हमें डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, और यह जो है लचीली व अलचीली दोनों प्रकार की शिक्षा है। ये आप नहीं जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में नहीं जाओगे तो क्या है, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है ये लचीली भी है और अलचीली भी है। उसके बाद है उदाहरण के तौर पर दूरस्थ शिक्षा, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, पत्राचार शिक्षा या कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन भी बोलते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया हमारा 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड। ये 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। बच्चों का 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इस रिपोर्ट कार्ड में बच्चों के प्रदर्शन, यानी कि परफॉर्मेंस को उनके अध्यापक, अभिभावक, बच्चे के दोस्त और बच्चा खुद भी अपने आप को स्कोर या नंबर देगा। यानी कि जो 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड बनने की जो बात चल रही है ना, इसमें इसकी खासियत क्या होगी, इसमें जो बच्चा है ना, बच्चे से खुद से भी पूछा जाएगा, बेटा तुमने जो ये काम किया है, इसका स्कोर तुम्हें कितना दिया जाएगा। उसके पेरेंट्स से स्कोर मांगा जाएगा, उसके टीचर देंगे, उसके दोस्त देंगे। तो इसको हम 360 डिग्री, यानी कि बच्चे का 360 डिग्री समग्र रूप से जो हम उसका जो क्या करेंगे, उसके परफॉर्मेंस को हम चेक करेंगे। उसके बाद है इसका जो है 360 डिग्री आकलन का अर्थ
क्या है, बच्चा का स्वयं आकलन, सहपाठी द्वारा आकलन और शिक्षकों के द्वारा आकलन। यानी कि हम सेल्फ असेसमेंट, इसमें बच्चा सेल्फ असेसमेंट करेगा, पीयर यानी सहपाठी द्वारा असेसमेंट होगा और टीचर के द्वारा असेसमेंट होगा। असेसमेंट का तो मतलब पता ही है ना आपको, आकलन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है समग्र प्रगति कार्ड, यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये कौन सा कार्ड होता है ये भी देख लेते हैं। समग्र प्रगति कार्ड एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। यानी कि छात्र जो है पूरे साल में या कुछ समय अवधि में कितना जो है वो ग्रो कर पा रहा है, कितना जो है पढ़ाई कर पा रहा है, कितना उसका जो है सब कुछ हो रहा है, वो जो हम क्या करेंगे, वो हम होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड से हम पता लगा सकते हैं। इस कार्ड में सभी प्रकार के मूल्यांकन का एक निचोड़ रहता है, जैसे कि बच्चे के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक, जिसको हम CAP भी बोलते हैं। उसके बाद इसी में यह प्रगति कार्ड जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया, यानी कि दिया गया है। यह कार्ड विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, जैसे मैंने पीछे ही बताया, यानी कि कॉग्निटिव, भावनात्मक, अफेक्टिव व मनोगत्यात्मक, साइकोमोटर आयामों को जो है क्या करेगा, प्रगति को दर्शाएगा कि बच्चा जो है कॉग्निटिव रूप से कितना कर पा रहा है, अफेक्टिव रूप से, भावनात्मक रूप से वो कैसा है, ज़्यादा मतलब वैसा तो नहीं हो जाता कि हर चीज़ पे वो जो इमोशनल हो जाता है। उसके बाद है साइकोमोटर, वो मतलब फिजिकली वो कैसा कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ये जो कार्ड है ये दर्शाएगा। और यह कार्ड हमें यह भी बताता है कि हमें बच्चे को 3H को आपस में जोड़ के पढ़ाना चाहिए। यानी कि बच्चों का जो 3H है ना, वो जो हमें जोड़ के पढ़ाना। 3H कौन सा है, बच्चे का दिल, दिमाग और हाथ। दिल का मतलब हो गया भावनात्मक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से दिमाग और मनोगत्यात्मक। अगर इन तीनों का हम समन्वय कर देंगे ना, तो बच्चा किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को ना अच्छे से सीखेगा। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपका जो है हार्ट भी ट्रिगर कर रहा है, दिमाग में भी ट्रिगर कर रहा है और हैंड भी ट्रिगर कर रहा है, तो आप उस चीज़ को कभी भूल पाओगे, नहीं भूल पाओगे। इसलिए जो है ये प्रोग्रेस कार्ड जो है हमें बताता है कि हमें बच्चों के 3H को जोड़ के आपस में पढ़ाना चाहिए एक शिक्षक के रूप में। और जब इन तीनों का समन्वय एक साथ होगा तो बच्चे किसी भी चीज़ को जल्दी सीख सकेगा। और जब बच्चे का समग्र प्रगति कार्ड बनेगा तो हमें उसमें जो है CAP का ध्यान रखा जाएगा। CAP का मैंने पीछे ही बताया था, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। चलो भाई, इसी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। समग्र प्रगति कार्ड छात्रों के किन आयामों के प्रगति को प्रदर्शित करता है? अभी मैंने पीछे ही बताया आपको। ऑप्शन है आर्थिक, मनोगत्यात्मक या संज्ञानात्मक। दूसरा है संज्ञानात्मक, भावनात्मक या मनोगत्यात्मक, सामाजिक, भावनात्मक या संज्ञानात्मक, या उपरोक्त सभी। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड ऑप्शन। जो समग्र प्रगति कार्ड है वो बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोगत्यात्मक कौशलों को जो है क्या करता है, उजागर, प्रदर्शित करता है। ये देखो यहाँ पे मैंने बता रखा है, कहाँ गया, ये देखो भावनात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा परख। परख क्या है? यह आकलन से संबंधित एक बॉडी है। परख के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों की कमजोरी का मूल्यांकन कर सही दिशा निर्देशित दे सकते हैं। यानी कि परख को इसलिए लाया गया है कि जो विद्यार्थियों में कोई कमी रह जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, उसको समझ नहीं आ रहा है, तो अध्यापक क्या करेगा, इसके माध्यम से जो है बच्चों का मूल्यांकन करेगा और उसको जो है सही दिशा निर्देश देगा, उसमें जो भी कमी है उसको सुधारेगा। भारतीय शिक्षा में सुधार के लिए NCERT के द्वारा परख को जो है लॉन्च किया गया है। उसके बाद परख का फुल फॉर्म देखें तो हिंदी में फुल फॉर्म ये है, प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण। और इंग्लिश में जो है, मैं तो कहूँगा आप इंग्लिश में ही, हिंदी वाले बच्चे भी हो तो आप इंग्लिश में ही याद रखना। अगर कभी फुल फॉर्म आ जाता है तो आपको एटलीस्ट याद तो रहेगा। तो इंग्लिश में परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका जो है फुल फॉर्म है। परख के माध्यम से भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सुधार लाया जा रहा है। अब आप खुद सोचो कैसे सुधार आएगा, खुद सोचो। देखो, अगर बच्चे में कोई कमी आ रही है तो टीचर क्या कर रहा है, परख के माध्यम से उस कमियों का जो है मूल्यांकन कर रहा है, उस चीज़ों को परख रहा है। परखने के बाद क्या है कि जो है शिक्षक है उसको जो है रिमीडियल क्लासेस देगा, एक्स्ट्रा क्लास देगा, उसकी उस कमियों को दूर करेगा। अगर उसको कहीं मार्गदर्शन की जरूरत है तो वहाँ पे मार्गदर्शन देगा। ऐसे ऐसे करके जो है बच्चे की जो शिक्षा है वो क्या है, गुणवत्ता में सुधार होगा। इसलिए जो है यहाँ पे जो है भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता में जो है सुधार लाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख से ही संबंधित है। परख का बेसिकली फुल फॉर्म पूछा गया, तो आप इसका जो है मुझे आंसर कमेंट करोगे। इसका परख का फुल फॉर्म क्या है, अभी मैंने पीछे ही आपको बताया है। चलिए, अब जो कुछ अन्य बिंदु रह गए हैं उनको हम देख लेते हैं, सम अदर पॉइंट्स को। बच्चे को 3 से 8 वर्ष तक की उम्र तक पढ़ना लिखना आना चाहिए, बेसिक उसको FLN उसको जो है आ जाना चाहिए।
उसके बाद 3 साल वो जो है आंगनवाड़ी में और 12 साल स्कूल, जो कि मैंने पीछे आपको बताया है। बच्चों पर किसी भी भाषा को हमें थोपना नहीं है, बच्चे को मातृभाषा में ही पढ़ाना है और कक्षा 5 तक, उसके बाद वह किसी अन्य भाषा को जो है सिखाना है। यानी कि जो बच्चा जो है उसको कक्षा 5वीं तक जो है उसके मातृभाषा में ही पढ़ाना। अगर वो मैथिली जानता है तो उसको मैथिली समझाओ, मैथिली में उससे बात करो, भोजपुरी जानता है तो भोजपुरी में, कक्षा 5वीं तक। उसके बाद जो है उसको अन्य भाषाओं की तरफ जो है उसका रुख करना है। ठीक है भाई, ये तो मैंने पीछे बताया ही है। उसके बाद ABL का क्या अर्थ होता है? ABL का अर्थ होता है एबिलिटी बेस्ड लर्निंग। इसका मतलब होता है कि विद्यार्थी जिस क्षेत्र में अच्छा है उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने का मौका दो। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी को जो है साइंस में इंटरेस्ट है, आप उसको आर्ट्स पढ़ाए जा रहे हो, बाबर ने ये किया वो किया, ये वाला मंदिर ये वाला मस्जिद, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। बच्चे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर उसको जो है मतलब साइंस के एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है तो वही चीज़ें उसको करवाओ, मैथ में इंटरेस्ट है तो मैथ करवाओ। उसके बाद जब बच्चा 6 साल का हो जाएगा तब बच्चा जो है पहली कक्षा में होगा, ये मैंने आपको पीछे बताया ही है। यदि बच्चे की उम्र 7 वर्ष है और उसका अभी तक दाखिला नहीं हुआ है तो उसके अभिभावक चाहते हैं दाखिला करवाना, तो विद्यालय अब उसे पहली कक्षा में ना लेकर दूसरी कक्षा में दाखिला लेंगे। कहने का मोटा मोटा अर्थ यह है कि आप सभी को पता है कि 6 साल का बच्चा पहली क्लास में होगा, और यदि आपका बच्चा, आपने पहली क्लास में एडमिशन नहीं कराया, उसका किसी कारणवश हो सकता है कि आपने जो उसका एडमिशन ही नहीं कराया और वो जो है अब 8 साल का हो गया है। अब 8 साल का हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि वो घर में बैठे बैठे कुछ नहीं सीख रहा था, घर में भी तो कुछ ना कुछ जो इनफॉर्मल वे से सीख ही रहा था ना। अब 8 साल की उम्र में उसका जो एडमिशन आप कराने जाओगे ना, तो जो प्राइवेट स्कूल में कराओगे या गवर्नमेंट में तो खैर उसको सीधा तीसरी कक्षा में लेंगे, लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं ये पैसे बनाने के चक्कर में बोलते हैं कि नहीं, आपके बच्चे को कुछ नहीं आता, आपको जो है LKG में कराना है। तो आप उसको बोल सकते हो कि मेरे बच्चे को जो है आप सीधा तीसरी कक्षा में लो, अदरवाइज जो है आप उसको जो है बता सकते हो कि हम आपके ऊपर क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो कोई भी स्कूल जो है आपको मना नहीं करेगा। उसके बाद इसी में कुछ और भी पॉइंट है। GDP का जो है टोटल 6% खर्च किया जाएगा शिक्षा पे, और पहले कितना खर्च होता था? पहले 4.3% जो है खर्च किया जाता था। अब ये GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे भारत का जितना भी GDP है ना, जितना भी रेवेन्यू आ रहा है हमारी भारत में, उसका 6% जो है शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब देख लेना कि अभी करंट में GDP हमारा कितना चल रहा है। उसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD का जो नाम चेंज होकर जो है अब एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया। ये छोटे छोटे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स को जान लेना। आप मतलब कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इनको अदर्स पॉइंट में रख लिए थे। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो इनमें से कौन सा कथन गलत है यह हमें बताना है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन के लिए समूह कार्य और भूमिका निर्वहन जैसी विभिन्न विधियों का रणनीतियों का उपयोग किया जाए। बिल्कुल ठीक है भाई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। देखते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए मूल्यांकन से अलग अन्य मार्गों जैसे कि स्वयं मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन और समूह मूल्यांकन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए भाई, जरूरी नहीं है शिक्षकों के द्वारा ही मूल्यांकन हो, बच्चा जो है अपना मूल्यांकन स्वयं भी करे, उसके पीयर असेसमेंट भी करे, उसके दोस्त भी उसका मूल्यांकन करे। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो खटक रहा है ना ये रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। दोनों ही मैंने आपको पढ़ा रखे हैं अच्छे से, इस वीडियो में नहीं बताया, लेकिन अदर वीडियो में तो मैंने बता ही रखा है ना आपको। तो मैं थोड़ा सा आपको बताया तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है। रचनात्मक मूल्यांकन में क्या होता है कि ये तो साल भर चलता है। अगर बच्चे ने कोई भी गलती की तो टीचर क्या करेगा? तुरंत उसका निदान और उपचार कर देगा। ठीक है। और योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है? इसमें जो है साल में जो आपका जो पेपर होता है ना, एंड टर्म पेपर, इसमें सीधा आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाता है। इसमें आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाता है। यानी कि आपने 9वीं की कक्षा पास की, जो रिजल्ट आया वो फिक्स हो गया, यही आपका रिजल्ट जिंदगी भर, अब वही आपका नंबर रहेगा। तो उसको हम योगात्मक मूल्यांकन बोलेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट से जो है योगात्मक यानी कि समेटिव असेसमेंट की ओर जाना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहती है। तो यही इसका गलत आंसर है। ठीक है भाई, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। गलत पूछा ही गलत है, तो यही इसका है आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा में लचीला
पन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। हम लचीलापन की बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही है लचीलापन की, और जो परीक्षा है उसको भी लचीला बनाया जाए। तो किस प्रकार से हम लचीलापन को बढ़ावा दे सकते हैं? सभी छात्रों को एक समान पाठ्यक्रम देना। एक समान पाठ्यक्रम हम सभी छात्रों को नहीं दे सकते क्योंकि सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। छात्रों को अपनी पसंद के विषय वस्तु सुनने की स्वतंत्रता देना, ये काफी हद तक हो सकता है। सिर्फ एक ही भाषा में शिक्षा देना, नहीं, सिर्फ एक ही भाषा में नहीं। सभी छात्रों के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन करना, नहीं, ये भी नहीं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षा में तकनीकी समावेशन को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? तो भाई केवल सरकारी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा, केवल वाले तो आंसर मतलब गलत ही होते हैं। और उसके बाद है हर विद्यालय में कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का उपयोग करके, चलो भाई ये देख लेते हैं। केवल उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी शिक्षा देकर डिजिटल माध्यम से केवल गणित शिक्षा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हर विद्यालय में कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करके हम जो है क्या कर सकते हैं, तकनीकी समावेशन में जो है बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद है NEP 2020 के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बारे में क्या बदलाव प्रस्तावित किया गया है? 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड होते हैं ना, तो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत क्या उसमें जो है बदलाव को प्रस्तावित किया गया है, तो वो देख लेते हैं। परीक्षा केवल एक बार होगी, नहीं। छात्रों को अधिक से अधिक कठिन परीक्षा देनी होगी, ये तो बिल्कुल नहीं है भाई। कठिन, हम यहाँ पे लचीलेपन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कठिन की बात हो रही है, नहीं। बोर्ड परीक्षा के पैटर्न को लचीला और विकल्पनात्मक बनाने की बात की गई है। परीक्षा का समय बढ़ा दिया जाएगा, समय बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर सी है। अभी मैंने विकल्पनात्मक, पीछे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे और जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें जो विकल्प MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे और सेकंड सेमेस्टर समय जो सब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, ये अभी मैंने पीछे ही आपको बताया, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। उसके बाद है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? शिक्षक शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? शिक्षकों के वेतन में वृद्धि कर दी गई, नहीं। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को पुनः संरचित किया जाए, हो सकता है भाई, ट्रेनिंग से रिलेटेड बात आ गई है। प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, वो तो होता ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षकों को केवल तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, नहीं। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है। शिक्षक की जो है ट्रेनिंग कार्यक्रम को जो है फिर से जो है उसको रीडिज़ाइन करके जो उसको अच्छे से शिक्षकों को जो है ट्रेंड किया जाएगा ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। तो भाई गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो इसमें आपने देखा है काफ़ी सारी स्लाइड, ये देखो स्लाइड भी तो काफ़ी सारी थी, 53 करीब स्लाइड थी। जय हिंद, जय भारत।